इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। साथियों नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और मित्रों, यह समय होता है कार्यक्रम किसान की बात का। मैं अमित तेवतिया और मेरी सहयोगी कमलेश मुदगल आपका करते हैं हार्दिक अभिनंदन। और हम दोनों का स्वीकार कीजिए नमस्कार। साथियों, किसान की बात कार्यक्रम में जहां एक और हमारे सभी किसान भाई बहन बहुत उत्साहित होते हैं, वहीं हमारे मन में भी उत्साह होता है कि आज जिस विषय को लेकर के हम बात करेंगे अपने किसान भाई बहनों से, उसी के लिए विशेषज्ञ भी उपस्थित हो चुके हैं हमारे स्टूडियो में। और कोशिश रहती है कि हमारे किसान भाई बहनों की जो समस्या है उसका समाधान उन्हें घर बैठे रेडियो के माध्यम से मिलता रहे। और अमित, मेरे को ये भी मालूम है कि जब हमारे किसान भाई और बहन बैठते हैं तो कई बार वो अकेले नहीं बैठते, बल्कि एक फोन होता है और 2-3 किसान भाई और बहन बैठकर बात कर रहे होते कि अगर हमने ये फसल लगाई है तो उसकी देखभाल हम कैसे करेंगे। तो मैं उन किसानों के लिए बताना चाहूंगी कि आज का जो हमने विषय रखा है वो रखा है तिलहनी फसलों की देखभाल। और हमारे स्टूडियो में हमारे विशेषज्ञ जो हैं वो आ चुके हैं। विशेषज्ञ हैं आज के हमारे डॉक्टर रमनजीत कौर, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद जी, नमस्कार किसान जी। डॉक्टर रमनजीत कौर, हम जानते हैं कि जहां एक और हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हैं, हम बढ़ रहे हैं आगे, दलहन सबसे ज्यादा हम उत्पादित करते हैं, वहीं इस देश के किसान को अब आवश्यकता है कि क्यों ना हम तिलहन में भी आत्मनिर्भर हों, हम आगे बढ़ें। इस देश के जो तिलहनी किसान हैं, जो ऐसी फसलों को आज उगा रहे हैं, उनके उत्पादन को कैसे और बढ़ा सकते हैं, लागत कम हो, हम आत्मनिर्भर बने, इसको लेकर के विशेष देखभाल जो होगी तिलहनी फसलों की, इस पर हमारी चर्चा रहेगी। और हमारे किसान भाई बहन भी इसमें सम्मिलित होंगे। और किसान भाई बहनों के लिए मैं फोन नंबर भी बता देती हूँ। हमारे स्टूडियो का फोन नंबर है 23421083 और दिल्ली से बाहर के श्रोता 011 लगाना ना भूलें। तो साथियों, सभी का पुनः एक बार अभिनंदन, स्वागत, क्योंकि आप हमें कॉल कर सकते हैं यदि आपकी कोई भी समस्या है तिलहनी फसलों को लेकर के। तो डॉक्टर साहब यहाँ उपस्थित हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स विशेषज्ञों की राय से जब हम कोई भी चीज़ उत्पादित करते हैं तो निश्चित ही गुणवत्ता तो अच्छी होती है, उत्पादन भी अधिक होता है। तो डॉक्टर रमनजीत कौर, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि इस समय जो हमारे किसान भाई बहन हैं, कौन कौन सी मुख्य फसलें हैं जो इस समय खेतों में हैं, और उनका महत्व क्या है, यदि वो और आगे कुछ करना चाहते तो इसमें क्या इस क्षेत्र में कर सकते हैं। जी, सबसे पहले तो किसान भाइयों और बहनों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार जी। आजकल जो खरीफ सीजन में, जहाँ गर्मी वाले सीजन में आप देखोगे कि जो तिलहनी फसलें हैं, 3 प्रमुख फसलें हैं हमारी जो आप खेतों में देख सकते हो। एक तो है ग्राउंडनट जिसको बोलते हैं मूंगफली जी, और सोयाबीन है, और एक तिल है, सीसम हम बोलते हैं जिसको। तो तीनों ही जो फसलें हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दलहनी की अलग एक महत्व है, पर इनका है कि तेल के साथ साथ ये हमारी जो भूमि है उनको भी उपजाऊ करते हैं, क्योंकि इनमें भी क्षमता होती है, सोयाबीन में भी और ग्राउंडनट में स्पेशली, इनमें नाइट्रोजन फिक्स करते हैं एटमॉस्फेयर से लेके। और साथ ही साथ इनका जो कंपोजिशन हम देखें तो तेल के साथ साथ इसमें बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन भी पाया जाता है। जैसे कि हम अगर मूंगफली की बात करें तो उसमें 50% तक तेल होता है, तो 20-25% प्रोटीन भी होते हैं जी। तो ऐसे जो सोयाबीन है उसमें भी काफी मात्रा में तेल और प्रोटीन दोनों ही होते हैं, और सीसम में सिर्फ तेल पाया जाता है।
और ये इसके अलावा जो है और मिनरल्स और कुछ अमाइनो एसिड्स हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही महत्व रखते हैं, काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तो जो तीनों ही फसलें हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और जो हम वेजिटेबल ऑयल है उसमें से भारत का नंबर 1 हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, भारत नंबर 1 पे है प्रोडक्शन में। जी, जब तेल अच्छा होगा तो हमारी सेहत भी उससे अच्छी बनेगी और हमारे जो किसान भाई बहन है उनकी जो लागत है, जो लागत उसमें कम लागत पर उनको अधिक मुनाफा मिलेगा तो उनका उत्साहवर्धन भी होता है। डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब जब हम कोई काम करते हैं और उसमें कहते हैं ना कि जब कोई क्रिया अच्छी की जाएगी उसके बाद ही तो हमें परिणाम मिलेगा, तो जब हम शस्य क्रिया इसमें करेंगे तो कौन कौन सी ऐसे काम हैं जो हमारे किसान बहनों और भाइयों को करने चाहिए? जी बिल्कुल, पहले तो हमें चयन करना है कि कौन सी किस्म लगानी है। तो जब भी हम किस्म का जो नई आती है किस्म, ध्यान रखें कि जो नई किस्म आती है हमेशा ही उसकी जो उपज होती है जो पिछली ऑलरेडी चल रही होती है उससे 15-20% ज्यादा होएगी, तभी वो रिलीज होएगी। तो उसका बहुत ध्यान रखना है। जो किस्मों का चयन अपने क्षेत्र के अनुसार करें, जो नई आ रही हैं उनका चयन करें। और जब हम बीज की बात करते हैं, अगर बीज को आप किसान भाई इतनी सी बात रख ले मन में कि बीज उपचार कर लो, तो काफी हम बीमारियां और जो कीड़े मकोड़े हैं उनकी समस्या को काफी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं सिर्फ बीज उपचार से। तो बीज उपचार बहुत ही जरूरी है, वो कर लो तो आधी बीमारियां और आधे कीड़े मकोड़े आप वैसे ही कंट्रोल कर लोगे। इसके अलावा जो आजकल जो चल रहा है कि मॉनसून सीजन है, जैसे चल रहा, बारिश कहीं बहुत ज्यादा हो रही है, कहीं सूखा भी पड़ रहा है, बीच बीच में 10 दिन बारिश नहीं हुई तो नहीं हुई। तो इसमें ध्यान रखना है कि ये मूंगफली है, चाहे वो सोयाबीन है, चाहे वो तिल है, इसमें ना पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा बारिश होती है तो प्रॉपर इसका निकास जल्दी से कर दें, नहीं तो वो इसकी उपज जो कम हो जाएगी। अभी एक हमारे साथी हैं जी, बात कर लेते हैं। बिल्कुल जी, स्वागत है कार्यक्रम किसान की बात में। सर मैं गुड़गांव से उदयवीर बोल रहा हूँ। जी उदयवीर जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। सवाल ये है जी, खेतों में जो दीमक होती है जी कि हमारे क्या तो फायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान है, और दीमक की जो दवाई क्लोरोपाइरिफॉस जो होती है, अगर वो हम गेहूं के बीज में अगर ज्यादा लगा देते हैं जरूरत से कुछ, तो उसका नुकसान क्या हो सकता है, जमाव में कोई दिक्कत आ सकती है? उदयवीर जी, मैंने आपकी बात सुन ली है। दीमक जो है आपके खेतों में नुकसान ही करेगी, वो फायदा कोई नहीं करेगी। बिल्कुल, फायदा तो पहली बात तो पहला जवाब है आपका। और दूसरा है कि जो क्लोरोपाइरिफॉस आप यूज कर रहे हो, हम भी वही आपको रिकमेंड करेंगे, सिफारिश करेंगे कि क्लोरोपाइरिफॉस ही दवाई है। चाहे तो वो जब आप पानी लगाते हो फसल को, तो जहां से जा रहा है वहां बॉटल रख दो, धीरे धीरे गिरता जाएगा वो सारे, जैसे जैसे फील्ड में पानी आपके प्लॉट में जाएगा तो साथ के साथ वो चला जाएगा। दूसरा तरीका है कि आप थोड़ी सी सैंड लेके मिट्टी उसमें मिक्स कर लो, पूरी की पूरी बॉटल, और पूरा ब्रॉडकास्ट करके ऊपर से सिंचाई कर दो। तो वो भी एक तरीका है। तो उसको आपने रखना नहीं, अच्छे से कंट्रोल करना है। जो दीमक होएगी आपकी जो भी फसल है उसका जड़ें खा जाएंगी और आपके वो उपज नहीं आएगी, तो वो खराब करेगी। इसका बहुत ध्यान रखना है। बिल्कुल। तो ये तो रही बात कि किस प्रकार से दीमक से ना केवल तिलहनी, अब तो बहुत सारी सभी फसलों के लिए विशेष एक टिप्पणी यहाँ रही है। बिल्कुल। अब आप बता रही थी कि जो हम खेतों में जल प्रबंधन को लेकर के विशेष ध्यान दें, बारिश का मौसम चल रहा है, कहीं जल भराव को लेकर के स्थितियां हैं, तो क्या किस प्रकार से हम नियंत्रण कर सकते हैं? बिल्कुल, जैसे बारिश हो रही है, ज्यादा हो गई तो खेत में पानी खड़ा कभी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि जो तिल खासकर है, तिल है जहाँ मूंगफली की बात करें, बहुत ही सहनशील है। तो इसमें से जल्दी से हमको पानी को निकाल देना है। और अगर सूखा पड़ रहा है, 8-10 दिन बारिश नहीं हुई, तो ध्यान रखना है कि आप खेत में जाओगे, डेली आपको जाना ही पड़ेगा, फसल देखनी है, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो जैसे आपको लगे कि नमी कम हो रही है, तो आप अगर पानी अवेलेबल है, ज्यादा क्या करते हैं हम, रेनफेड इनकी खेती करी जाती है। अगर किसान भाई के पास इरिगेशन फैसिलिटी है तो वो अगर 10 दिन 8 दिन का ड्राई स्पेल आ गया है तो वो पानी लगा सकते हैं। जी हाँ जी। तो ये तो बात रही कि जल प्रबंधन विशेष महत्व रखता है बरसात के मौसम में, क्योंकि भाई फसलें हैं संवेदनशील जैसे आपने कहा। लेकिन वहीं जब शस्य क्रियाओं की बात आई, खरपतवार नियंत्रण है इसमें, क्योंकि जब बरसात का मौसम आता है तो जहां एक और मन बहुत ही उत्साहित होता है
चंचल होता है, वर्षा अच्छी लगती है, वहीं ये अपने साथ बहुत सारे ऐसे खरपतवार, अनचाहे मेहमान जो खेत में हो जाते हैं, उस पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम जो है उर्वरक दे रहे हैं फसल को और ले रहे हैं हमारे खरपतवार। तो उस पे क्या आप बताना चाहेंगे? हाँ, मैं जरूर इसमें करूंगी, क्योंकि जो सर्दी वाली फसलें उसमें खरपतवार कम आते हैं, क्योंकि तब तापमान जो है कम रहता है, तो ये कंपैरेटिवली कम आते हैं। पर इस बार वैसे जो खरपतवार का नेचर है, ये एक बार, 2 बार, 3 बार फ्लशेज में आएंगे अलग अलग। और ये जो आपके हमारी क्रॉप्स हैं उनसे ढीठ टाइप के होते हैं, जहां मर्जी पानी मिले ना मिले, खाना मिले ना मिले, जे आएंगे। आने पानी होगा उसमें भी आ जाएंगे। हाँ जी, पानी आएगा। तो अपने अपने एडाप्टेशन बड़ी फास्ट है, मतलब सीड प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत है। हाँ जी, तो एक सीजन में ही आप 2-4 बार ये आएंगे, ऐसा नहीं कि वो आप उनको 6 महीने चाहिए सीड को सीड बनने के लिए। तो इसको बहुत ध्यान रखना है, और अगर आप कंट्रोल नहीं करते तो उपज है 50% से ज्यादा तक ये कम कर देते हैं। आप इतना सोचिए। जी बिल्कुल। तो इसलिए इसका बहुत बहुत ध्यान रखना है। जो आपके जो पहले दिन है, जैसे आज सोइंग करी है, तो इसके बाद जो पहले 30-40 दिन है, उसको अगर आप खरपतवार के बिना रख लोगे तो आपकी उपज बहुत बढ़ जाएगी। जी, अभी एक और हमारे श्रोता लाइन पर है, बात करते हैं। कमलेश। हाँ, देखते हैं जी। हेलो, कौन से किसान? पश्चिम उत्तर प्रदेश जी। अपना नाम भी बता दीजिए। नाम देवेंद्र जी। कहाँ से बोल रहे हैं? मेरठ से बात कर रहे हैं। वैरायटी पूछ रहे हैं ना? हाँ जी। ओके, जो तिल की वैरायटी है ना, एक तो राजस्थान में ज्यादा इसकी खेती होती है, गुजरात में होती है, थोड़ी बहुत ही महाराष्ट्र में भी होती है। तो आपको देखना है कि आपके कोई आसपास कृषि विज्ञान केंद्र है, जो कोई विश्वविद्यालय है, क्योंकि जो लोकल कोई विश्वविद्यालय होएगा तो आपके वेदर के, आपके क्लाइमेट के हिसाब से उन्होंने कोई डेवलप करी होगी वैरायटी। वैसे तो आरटी सीरीज है, जैसे 46 है, 54 एक 125 है, 346 है, 351 है। ऐसे ही गुजरात में है कुछ तिल सीरीज नंबर 1 से लेके 1, 2, 3, 10, और तापसी, पद्मा, तिल नंबर 1 है, N8 है। सो काफी वैरायटीज हैं। आपको ये देखना है कि कौन सी वैरायटी नई आई है, जो कि काफी जो नई आती हैं, एक तो उपज जो 15-20% ज्यादा होएगी, साथ में साथ उनमें क्षमता होती है कि बीमारियां भी कम लगती हैं और कीड़े मकोड़े भी कम लगते हैं। जी। तो उस हिसाब से आपको किस्म का चयन करना है। बिल्कुल। यहाँ मैम ये भी बताना चाहेंगे, जैसे बात मेरठ की है, तो वहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय है, और बहुत मेरठ में ही है। हाँ। मोदीपुरम में। तो वहाँ जाकर भी हमारे जो किसान भाई हैं, यदि एक बार वैज्ञानिकों की सलाह लेते हैं तो निश्चित रूप से उनके क्षेत्र के लिए जो भी ऐसी किस्म होगी तो वो जरूर वहाँ बताएंगे। और नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र है, आप वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि जैसे भी आपने बात की राजस्थान की, गुजरात की, महाराष्ट्र की, प्रश्न हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आ रहा है, तो ये जरूरी हो जाता है कि हम यदि अपने क्षेत्र के ही जो हमारे वैज्ञानिक है, यदि उन्होंने कोई ऐसी किस्म इजाद की है तो उससे हमें निश्चित ही संतुष्टि मिलेगी, उत्पादन अच्छा होगा। हाँ जी। और अभी बात चल रही थी खरपतवार की कि ये जो अनचाहे मेहमान है जो आ गए हैं और हमारी फसलों का नुकसान करते हैं, तो डॉक्टर साहब इसके बारे में आप क्या? वैसे जनरल रिकमेंडेशन है, जनरल सिफारिश है कि जैसे ही आप आज सोइंग करा है तो एक प्री इमरजेंस है, जो फसल को बीजने के बाद हमने स्प्रे करना है। पेंडिमेथिलीन एक दवाई है, खरपतनाशी करके बोलते हैं, पेंडिमेथिलीन। वो तो बिजाई के 2-3 दिन के अंदर अंदर करना ही है। इसके अलावा 2 गुड़ाई निराई आप कर सकते हो, एक 20-25 दिन पे, दूसरी 40-45 दिन के बाद। तो उससे भी आपको मतलब खरपतवार काफी कंट्रोल में रहेंगे। इसके अलावा आप अगर चाहोगे कि पोस्ट इमरजेंस या फसल उगने के बाद 15-20 दिन तक आप एक इमेजथापायर या क्विज़ैलोफॉप करके 2 हर्बिसाइड हैं जो कि आप स्प्रे कर सकते हो। जी हाँ, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी। और इसी बीच एक श्रोता है फोन लाइन पर अमित, तो देखते हैं क्या कहते हैं वो। जी जी, स्वागत है कार्यक्रम किसान की बात में। अपना नाम बताएं और प्रश्न। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार जी। दिल्ली से बोल रहा हूँ जी, राजवीर। धान में 505 दवाई 2 बार डाल चुकी, लेकिन दीमक नहीं जाता। हफ्ते 10 दिन के लिए निकल जाता, फिर वापस आ जाए। धान में दीमक? हाँ जी, नीचे जड़ों में। मैं समझ गई आपकी बात। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी, धान में दीमक का जो प्रकोप है वो कम होता है, क्योंकि पानी हम खड़ा रखते हैं। अगर पानी और मिट्टी भी जो होती है हमारी वो हैवी टाइप होती है, तो इसमें दीमक जो आता है वो लाइट सॉइल में ज्यादा आता है, और जहाँ पानी वगैरह कम हो तो धान में समस्या आनी तो नहीं चाहिए। अगर फिर भी है ऐसी समस्या तो आप क्लोरपाइरिफॉस जो दवाई है
उसको ही पानी में मिला दीजिए, या फिर मैंने जैसे पहले भी बताया था कि सैंड में थोड़ी सी मिट्टी लेके 1-2 किलो उसमें मिक्स करके 1 लीटर बॉटल है उसको 1 एकड़ के हिसाब से आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हो, छिड़काव कर सकते हो। जी जी। और जब हम बात कर रहे थे खरपतवार के बाद, तो बात आती है कि अगर हम अपनी फसल अच्छी लेना चाहते हैं और उत्पादन जब हमारा अच्छा होगा तो उसके लिए प्रयास भी हमारे किसान बहनों और भाइयों को करने ही होंगे। तो जब उर्वरक प्रबंधन की बात करेंगे डॉक्टर साहब, तो उसमें आप क्या सलाह देंगे हमारे किसान भाई बहनों को? हाँ, उर्वरक जरूर डालने हैं। जैसे हमें खाने के लिए भोजन चाहिए, तो फसलों को भी उनका भोजन उर्वरक ही है, ठीक है, चाहे वो नाइट्रोजन हो, फास्फोरस। एक मैं यहाँ पर विशेष ऐड करना चाहूंगी कि किसान भाइयों को ये है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम तो देना ही है, खास उसके साथ ही जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उसका भी ध्यान रखना है, चाहे वो जिंक हो चाहे वो आयरन हो, क्योंकि उनकी कमी भी अगर होएगी तो वो भी काफी जो उपज है उसको कम कर सकते हैं। तो इसमें 30-40 किलो नाइट्रोजन हम सिफारिश करते हैं, इसके अलावा 60 किलो फास्फोरस और 30-40 किलो जो है पोटाश करते हैं। और जो तिलहनी फसलें होती हैं खासकर उसमें सल्फर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि अमाइनो एसिड्स में सल्फर यूज होता है, तो इसलिए जो आपने फास्फोरस डालनी है उसका सोर्स एसएसपी होता है, तो उससे थोड़ी सी सल्फर चली जाती है उससे भी। और इसके अलावा एक खास बात बतानी है, जो मूंगफली जिन्होंने उगा रखी है, मूंगफली में ना कैल्शियम जो होता है क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, और एक सल्फर है जो कि उसकी ऑयल कंटेंट बढ़ाता है। तो दोनों सोर्स, हम कैल्शियम भी डालना है, सल्फर भी डालना है। दोनों सोर्स आपको कहाँ से मिलेंगे? जिप्सम से। जिप्सम में कैल्शियम भी होता है 24-25% और सल्फर भी होता है 18-19%। सो बहुत ही चीप सोर्स है जिप्सम, जो कि आपने डालना है 500 किलो 1 हेक्टेयर के हिसाब से। तो जब पॉड फॉर्मेशन, जब वो दाने बन रहे हैं खासकर, तब डालना है। तो अगर ऐसा करोगे तो आपको बहुत ही वो फायदा देगा, उपज बढ़ेगी, क्वालिटी भी बढ़ेगी। तो ये ध्यान रखना है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी डालने हैं, मेजर भी डालने हैं, और खासकर तिलहनी जो फसलें हैं इसमें सल्फर, कैल्शियम भी डालना है। बिल्कुल, यानी कि किसान भाइयों के लिए जहां एक और मुख्य पोषक तत्वों की बात है, वहीं हम सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी सलाह जो डॉक्टर साहब दे रहे हैं उसका प्रयोग आप जरूर कृषि में करें। अगर आप तिलहनी फसल आपने लगाई हुई है, डॉक्टर साहब बातचीत जारी रखेंगे लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित, और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। मित्रों, अंतराल के बाद पुनः एक बार स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात, आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर, और आज का विषय है तिलहनी फसलों की देखभाल,
विशेषज्ञ आज हमारे साथ बने हुई हैं डॉक्टर रमनजीत कौर। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से। और जो फोन नंबर है वो मैं अपने श्रोताओं को बताती हूँ। फोन नंबर है 23421083। हमारे श्रोता इस फोन लाइन पर हमें स्टूडियो में सीधे फोन कर सकते हैं और दिल्ली से बाहर के श्रोता 011 लगाना ना भूलें। बिल्कुल। तो यहाँ डॉक्टर साहब अभी बात हुई हमारी उर्वरक को लेकर के, विशेषतः बरसात के मौसम में जल को लेकर के, वहीं किस्मों की बात हुई। लेकिन अब जब हमारे सभी किसान भाई बहन जो फसल है इस समय खेतों में खड़ी है, 1 महीने की हो गई है, किसी की थोड़ी बहुत बड़ी होगी, तो ऐसे में विशेषतः कीट प्रबंधन एक खास यहाँ आवश्यक हो जाता है, क्योंकि बरसात के मौसम में जहाँ एक और मैंने अभी पहले भी हमने बात की कि जहाँ बरसात अच्छी लगती है वहीं कीटों के लिए भी ये आनंददायक मौसम है, बहुत सारे पनपते हैं। तो इसमें आप क्या सलाह हमारे किसान भाइयों को देंगे? हाँ, इसमें मैं बताना चाहूंगी कि पहला जो स्टेप है कि बीज का उपचार कर लो, तो 50% कीड़े मकोड़े और बीमारियां आपके वैसे ही खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। बीज द्वारा जी, वो जरूरी है। बिल्कुल, बहुत ही आसान तरीका है। थोड़ा सा आपके पास बीज है तो उसको कहीं भी बैठ के आप मिला के कर दो, बजाय के पूरे खेत में जाना उसको स्प्रे करना, वो ज्यादा मुश्किल होता है, लेबर भी जाती है। तो बीज उपचार से आप 50% जो है अपना काम कम कर सकते हो। दूसरा है कि जो कीड़े मकोड़े वो तो उनको आना ही है, इसमें एफिड वगैरह, जेसिड वगैरह और बोरर वगैरह जो तनाछेदक कीड़े मकोड़े होते हैं, फली में बहुत लगते हैं, फूल में भी आते हैं, तो उनको ध्यान रखने के लिए हमारे पास 2-4 दवाइयां हैं, मैं वो बता देती हूँ। जैसे डाइमेथोएट यूज कर सकते हैं किसान भाई, क्लोरपायरीफॉस यूज कर सकते हैं, ऐसे ही इमिडाक्लोपायरिड वगैरह, और मोनोक्रोटोफॉस जो कीड़े मकोड़ों के लिए है। और जो बीमारियां हैं, खासकर एक बीमारी आती है उसमें ग्राउंडनट में, जो मूंगफली है, बहुत ही कॉमन है, और जो आजकल टेम्परेचर है जैसे 25-30 डिग्री जी, और ह्यूमिडिटी ज्यादा है जी, ये कीड़े मकोड़ों को प्रभावित करती हैं और इसमें ज्यादा वो फैलते हैं, पनपते हैं और ज्यादा नुकसान करते हैं। तो इस टाइम में मैं मूंगफली में बताना चाहूंगी कि एक लीफ स्पॉट या टिक्का करके बीमारी है, खासकर ब्राउन ब्राउन धब्बे बन जाते हैं जी। स्वागत है कार्यक्रम किसान की बात में। सुरेश बोल रहा हूँ जी, सागरपुर से। हाँ जी सुरेश जी, स्वागत है कार्यक्रम में। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? ये सर, जो सोयाबीन की दाल होती है और एक सोयाबीन की जो बड़ी मिलती है बाजार में जी, तो इनमें से कौन सा जो अच्छा रहता है खाने में बनाने के लिए? सोयाबीन दाल और सोयाबीन वड़ी, हाँ जी, दोनों ही बहुत ठीक हैं। इसमें प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है, और जो है इसको हम वंडर फसल भी बोलते हैं और गोल्डन बीन भी बोलते हैं और सिंड्रेला भी बोलते हैं। और एमपी में बहुत होती है, तो एमपी को स्टेट ही हम सोया स्टेट बोलते हैं। तो इसमें बड़े प्रोडक्ट्स आ रहे हैं आजकल, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड फार्म से जो इंडस्ट्रीज आ रही हैं वो बड़े बड़े प्रोडक्ट्स बना रही हैं। वो किस बेस पे बनेंगे? क्वालिटी। तो आप चाहे वड़ी खाओ जहाँ खाओ दाल, कंटेंट तो सेम ही है ना, दाल से ही आ रहा है। तो इसमें कोई भी जो आपका टेस्ट है, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, वड़ी भी खा सकते हो, एक जैसा ही है। वड़ी में थोड़ा स्पाइस ज्यादा है, दाल में अपने हिसाब से डालोगे, तो वो प्रोसेस्ड है, ये सीधा फील्ड से आ रहा है, इतना ही फर्क है। बिल्कुल, यानी कि उपभोक्ता की दृष्टि से भी हमारे जो साथी हैं वो प्रश्न बिल्कुल पूछना ठीक है कोई भी। तो हम बात कर रहे थे, चर्चा चल रही थी आपकी मैम कीट प्रबंधक पर के जब कीट और रोग उसमें आते हैं तो उपचारित कर अगर हम बीज लगाते हैं तो अधिक हमारे जो किसान बहन भाई हैं उनको काफी फायदा मिलता है। बिल्कुल। तो उसके बाद आप कुछ बता रहे थे? हाँ, मैं खासकर एक मूंगफली में बताना चाह रही थी। एक डिजीज आती है जिसको टिक्का डिजीज बोलते हैं, ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स बनते हैं उसमें पत्तों में। तो ये जो आजकल जो मौसम चल रहा है, जैसे 25-30 डिग्री टेम्परेचर है और ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो इसमें बहुत फैलती है। और उसका जो उपचार है या रोकथाम है, उसका एक तो है कि बीज जो है आपका वो हेल्दी चाहिए, साफ सुथरा चाहिए, उसमें कुछ धब्बे वगैरह ना हो, जो मूंगफली का बीज है। और दूसरा है कि बीज उपचार करना है। तीसरा है कि एक जो दवाई आती है वेटेबल सल्फर करके बोलते हैं, उसको लेना है। और उसको मात्रा जो है 1.25 किलो से लेके 1.5 किलो लेना है। और 1 हेक्टेयर में 500 लीटर पानी आपने लेना है, उसमें घोल के
3-4 स्प्रे करनी है। कब करनी है? जब पॉड फॉर्मेशन स्टार्ट होएगी। जहाँ अगस्त, जैसे आपने जुलाई में बिजाई कर दी है, तो 1 अगस्त से लेके सितंबर तक 15-15 दिन के वक्फे पर आप 3 या 4 स्प्रे कर सकते हो। तो बहुत ही वो इफेक्टिव रहेगा। वो जो विल्ट डिजीज है, जहाँ टिक्का बोलते हैं, बहुत ही नुकसान करती है। उसके लिए वेटेबल सल्फर यूज करना ही है। तो एक श्रोता हमारी फोन लाइन पर है, देखते हैं क्या उनका प्रश्न है जी। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी, अपना नाम बताएं, स्टूडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम जोगिंदर है, मैं मेरठ से बोल रहा हूँ जी। जी, अपना प्रश्न पूछे। तिल की खेती है जी, इसको हम करना चाहते हैं जी। इसमें जो है तिल की बुआई जो है लाइन टू लाइन की दूरी कितनी? लाइन टू लाइन आप 30 सेंटीमीटर या 1 फीट बोल सकते हो, और प्लांट टू प्लांट 10 से लेके 15 सेंटीमीटर रख सकते हो जी। 2 या 3 kg सीड लगेगा पर हेक्टेयर आपका, क्योंकि तिल का बीज बहुत बारीक होता है, हल्का होता है, और 2-3 kg सीड जो है काफी है 1 हेक्टेयर के लिए। 30 सेंटीमीटर कतार से कतार तक, और अगर पौधे से पौधे हैं 10 से 15 सेंटीमीटर। जी बिल्कुल। ये जो हमारे बहुत सारे ऐसे भी नए श्रोता जुड़ते हैं कि जो पहली बार बिजाई करना चाहते हैं तिलहनी फसल की, तो उनके लिए ये प्रश्न का उत्तर बहुत जरूरी बन जाता है। और देखो अमित, कितना उनमें उत्साह है कि हमारा कार्यक्रम सुनते सुनते उन्होंने विचार बना लिया कि हमें तिल ही लगाना है। ये तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो डॉक्टर रमनजीत कौर जी, केवल अभी हमारे पास समय बहुत कम है, और चलते चलते हम ये पूछना चाहेंगे कि जो हमारे श्रोता किसान भाई बहनों ने इस समय शस्य क्रियाएं आपके हिसाब से जो आपने उन्हें कहा है, अनुमोदित किया है, वो करेंगे, तो अच्छा उत्पादन लेने के लिए बढ़ती हुई फसल का किस प्रकार ध्यान रखें? सिंचाई कब बहुत जरूरी हो जाती है कि जिसका प्रभाव फसल पे अधिक दिखे? जब पानी की बात कर रहे थे तो ठीक है, निकास कर दिया, अगर कम है तो पानी लगा भी सकते हो। 2 चीज का और ध्यान रखना है कि इसमें थोड़ी संवेदनशील जो स्टेजेस होती हैं, एक फूल की होती है, एक जब वो फली बनती है, तो वहां पर बहुत ध्यान रखना है। अगर वहां पर पानी की कमी अगर आपकी क्रॉप को आती है तो काफी नुकसान होएगा उपज में। तो वो दोनों स्टेज पे अगर बारिश नहीं आती, जहाँ सूखा पड़ रहा है, तो अगर पानी आपके पास है तो जरूर दें, वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, यानी कि ये जरूरी था। और मित्रों, अब समय हो चुका है आपसे अनुमति लेने का, भाई विदा लेनी है। डॉक्टर साहब की जो जानकारी जितनी आप तक मिली है उसका प्रयोग कृषि में करें, लाभ उठाएं। डॉक्टर साहब, आप कार्यक्रम में आई, इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी, बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। और कमलेश, हम भी लेते हैं अपने श्रोताओं से कार्यक्रम किसान की बात सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।